नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस सीरीज़ में आज का टॉपिक है डिगैसिंग कल्चर वाटर। आधुनिक एक्वाकल्चर के क्षेत्र में आरएएस गहन मछली पालन के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में उभरा है। ये बंद लूप प्रणालियाँ कुशलतापूर्वक पानी का पुनर्चक्रण करती हैं, जिससे जलीय जीवों के लिए एक नियंत्रित वातावरण उपलब्ध होता है। आरएएस प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि पानी में घुली गैसों को, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को निकालना, क्योंकि उनका संचय होता रहता है और वो प्रोडक्शन को और मछली की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। डीगैसिंग आरएएस के भीतर इष्टतम जल गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। इसमें पानी से अतिरिक्त गैसों को निकालना शामिल है, जिससे घुली हुई गैसों का हानिकारक स्तर न बढ़ने पाए, जिसकी वजह से फिर बाद में जलीय जीवन में तनाव पैदा हो सकता है या वो घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए स्वस्थ मछली आबादी बनाए रखने के लिए और इष्टतम विकास दर सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष में ये बोला जा सकता है कि डीगैसिंग आरएएस प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, जो इष्टतम पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वस्थ मछली आबादी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जो आपका आरएएस का संचालन है उसमें बहुत स्थिरता आती है और उसकी दक्षता को आप बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। आरएएस में डीगैसिंग का तात्पर्य कल्चर जल से घुली हुई गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को हटाने से है। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि घुली हुई गैसों का उच्च स्तर जलीय जीवों के स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो विभिन्न तरीकों से सफल डीगैसिंग की जा सकती है, जिसमें पहला है एरेशन, यानी कि वातन। इसमें पानी के अंदर हवा का प्रवाह किया जाता है, जिससे CO2 और नाइट्रोजन जैसी गैसों को बाहर निकलने और ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापित करना शामिल है। ये अक्सर एयर स्टोन डिफ्यूज़र या ब्लोअर ऐसे उपकरणों के साथ पानी के सतह के नीचे से उत्तेजित करके प्राप्त किया जाता है। ये आप कुछ चित्र देखें। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चैम्बर है सीमेंट का, जिसके अंदर तमाम डायफ्राम एरेटर्स लगे हुए हैं और इस तरह से ये चलते हैं और पूरे पानी में से गैसेस को निकालते हैं। ये बहुत बड़े स्तर पर है। ये एक आउटडोर है जहाँ गेट लगा हुआ है। यहाँ से पानी के प्रवाह को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आगे आने वाले पानी को एरेशन करके हम लोग गैसों से मुक्त करते हैं। दूसरा एयर स्ट्रिपिंग है। इसमें पानी को एक कॉलम में ऊपर से गुजारते हैं और नीचे से हवा डाली जाती है और गैस जो निकलती है उसे ऊपर से बाहर छोड़ा जाता है और नीचे से डीगैस्ड वाटर निकलता है, जो वापस सर्कुलेशन में जाता है। आप देखें कितना बड़ा है ये। इधर आप एक आदमी की आकृति से इसका कंपैरिजन किया गया है, उसको देखें तो ये हाइट और डायमीटर इसलिए ज़्यादा बढ़ाया जाता है ताकि इसमें रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा रहे पानी का, ताकि उसमें से गैसेस को निकालने में मदद मिले। ये प्रक्रिया हम अभी आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर केमिकल डीगैसिंग है। इसमें रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके उसे हटाने में मदद करते हैं। लेकिन इसमें तमाम और चीज़ें शामिल हैं। pH वगैरह चेंज हो जाता है, तो इसके लिए ये हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेम्ब्रेन डीगैसिंग, इसमें पानी से गैसों को चुनिंदा रूप से हटाने के लिए अर्धपारगम्य झिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ये भी CO2 के लिए बहुत विशेष रूप से प्रभावी होता है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें तमाम मेम्ब्रेन्स लगी रहती हैं। एक तरफ से पानी जाता है और इन मेम्ब्रेन्स से हो करके बाहर निकलता है। ये एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेम्ब्रेन। और उसके बाद इसमें भी डिस्प्लेसमेंट गैसेस डाली जाती हैं, जिससे जो गैस है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एयर स्ट्रिपिंग कैसे की जाती है। यही सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला घटक है जो आरएएस में
इस्तेमाल होता है। इसमें एक वाटर कॉलम होता है जिसमें ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और नीचे एरेशन डिवाइस लगी होती है जिसमें किसी कंप्रेसर या एयर ब्लोअर की मदद से हवा प्रवाहित की जाती है। हवा के बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से पानी आता है और बीच में इसमें मीडिया भरे रहते हैं। तो इस तरह से जब एजिटेशन होता है और इसमें ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से ये जो पानी गैसों के साथ आता है वो जब नीचे से निकलता है तो उसमें से गैसेस निकल जाती है हानिकारक, और ये डीगैस्ड वाटर जो है ये आगे सर्कुलेशन में चला जाता है। और जो कुछ भी यहाँ वेस्ट मटेरियल एकत्र होता है उसे समय समय पर वाल्व लगा रहता है जिससे खोल करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस तरह के डीगैसिंग टावर होते हैं जिसमें ये प्रक्रिया होती है। इसमें कई चैम्बर्स भी हो सकते हैं, तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक मैकेनिज़्म यही काम करता है। तो एक आदर्श डीगैसिंग टावर अगर आप चयन करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ है जल प्रवाह दर। टावर को सिस्टम के माध्यम से पानी के प्रवाह दर को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि कोई बैक प्रेशर या कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और पानी बगैर किसी प्रतिबंध के कुशलतापूर्वक आगे जा सके और साथ में डीगैसिंग भी हो सके। दूसरा है कांटेक्ट टाइम यानी कि संपर्क समय। प्रभावी डीगैसिंग के लिए पानी और हवा के बीच में पर्याप्त संपर्क समय आवश्यक है। तो टावर के डिज़ाइन को गैस के एक्सचेंज की सुविधा देने के लिए इष्टतम संपर्क की पूरी अनुमति देनी चाहिए। इस तरह से ये डिज़ाइन हो। और टावर की ऊंचाई और उसका डायमीटर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अक्सर बहुत बड़े होते हैं क्योंकि हमें उसमें पर्याप्त रेजिडेंस टाइम उनको देना है, यानी पानी का जो निवास समय है वो अच्छा होना चाहिए उसमें, ताकि उसमें जो हवा प्रवाहित की जा रही है उससे आसानी से सारी हानिकारक गैसें बाहर निकल जाएं। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक आप चुनेंगे, टावर की ऊंचाई और उसका डायमीटर। टावर गैस में एक्सचेंज बढ़ाने के लिए जो एरेशन है या जो एजिटेशन है वो तंत्र भी अंदर लगा रहता है। इसमें पत्थर हो सकते हैं, डिफ्यूज़र हो सकते हैं, यांत्रिक स्टिरर हो सकता है यानी मैकेनिकल स्टिरर, इन सब का भी उपयोग होना चाहिए। तो अच्छी डिवाइस लगी होनी चाहिए जिससे कि अच्छा एरेशन या एजिटेशन अंदर पानी का हो। उसके बाद निगरानी और नियंत्रण, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो विघटित गैस का स्तर है वो स्वीकार्य सीमा के भीतर है, डीगैसिंग प्रक्रिया की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। इसके लिए अगर इसमें कोई ऑटोमेटिक प्रणाली लगी हो जो जल के प्रवाह को या वायु के प्रवाह के दर इन सब को समायोजित करता रहे एज़ पर द नीड, तो फिर ये बहुत अच्छी प्रणाली काम करती है। इसलिए मॉनिटरिंग और कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप सावधानी पूर्वक देखिए अपना चयन करने से पहले। इसके बाद मटेरियल हो गया कि किस चीज़ से आपका टावर बना है, क्योंकि उसमें इरोजन नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए और पानी और हवा के संपर्क से उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील का आप ले सकते हैं, फाइबर ग्लास का ले सकते हैं या पीवीसी का ले सकते हैं, ये सारे अच्छे माने जाते हैं। तो इन पॉइंट्स का ध्यान अगर आप देंगे तो अच्छी तरह से आपका डीगैसिंग टावर काम करेगा। अब ये देख लेते हैं कि लेवल्स क्या होने चाहिए, मतलब परमिसिबल लेवल क्या है और टॉलरेबल लेवल क्या है। तो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों ही अच्छा खासा नुकसान दे सकते हैं जब ये एक निश्चित लेवल से ऊपर होंगे। जब इनका लेवल एक्सेसिव होगा तब ये महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। तो हम लोग ये एक एक गैस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऊंचा स्तर मछली में श्वसन तनाव पैदा कर सकता है जब घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड परमिसिबल लिमिट से अधिक जमा हो जाती है। तो ये गलफड़ों में गैस के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती ब्लड में से और ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाता। तो इससे मछली की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसको सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये सब चीज़ें उसकी ग्रोथ पर और उसकी हेल्थ पर असर डालेगी। एसिडोसिस, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड मछली के रक्त में और उत्तकों में एसिडोसिस कर देता है, यानी उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में
विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को ये बाधित करेगा। जैसे एंजाइम की गतिविधि कम होगी, ऑस्मो रेगुलेशन बाधित होगा। ऑस्मो रेगुलेशन में आयन का एक्सचेंज होता है, जिससे ये तय होता है कि बाहर का पानी शरीर के अंदर जाएगा या शरीर का पानी बाहर जाएगा, ताकि सारा बैलेंस बराबर रहे। ये मछली में बड़ा खास गुण होता है। मछली में ही नहीं, बाकी सभी जो जलीय प्राणी है सब में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए भी पीएच और टेम्परेचर ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एसिडोसिस से नुकसान हो सकता है। बिहेवियरल चेंज यानी व्यवहारिक परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर मछली के व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित कर देता है। जैसे वो आक्रामक हो जाती हैं, या खाने की गतिविधि जो उनकी अच्छी थी वो उसमें कमी आ गई, या उनका स्विमिंग बिहेवियर बदल जाएगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से होती है। इन सब से हमें निजात दिलाता है डीगैसिंग टावर। अगला नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन नेक्रोसिस हो जाती है अगर घुली हुई मात्रा नाइट्रोजन की एक ऊंचे स्तर पर है, जिसे रैप्चर ऑफ द डीप कहते हैं। इससे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बाधित होता है। मछली को डिसओरिएंटेशन हो जाता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ तैरे, किधर जाए। भटकाव जैसी स्थिति हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, उत्तेजनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मछली के ग्रोथ के लिए अनावश्यक हैं। गैस के बुलबुले बनना, अत्यधिक मामलों में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई पानी में घुली हुई तो ये ऊतकों में और रक्त प्रवाह में गैस के बुलबुले बना देती है। इस स्थिति में गैस के बुलबुले बनने से रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, अंगों को नुकसान हो सकता है, और परिणाम स्वरूप बहुत गंभीर शारीरिक गड़बड़ी हो सकती है, और ये फेटल भी हो सकती है। इससे मछलियाँ मरती भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा लेवल में है तो इन सब स्थितियों को वो जन्म दे सकते हैं, जो कि मछलियों के लिए बहुत हानिकारक है। अब नॉर्मल स्थिति में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आइडियल रेंज है वो 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर है। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब हुआ पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। और मैक्सिमम जो टॉलरेबल लिमिट है वो 15 से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर फिर नुकसान शुरू हो जाएगा। इसी तरह से डिज़ोल्व नाइट्रोजन का आइडियल रेंज है 0.5 से 1 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए कितना कम है। और अगर ये 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा तो ये टॉलरेबल लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है इनको आरएएस में बाहर करना। और बहुत से सिस्टम तो ऐसे लगे हैं जहाँ डीगैसिंग टावर है ही नहीं, और तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है और लोग इसे समझ नहीं पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हमने इस विषय पर चर्चा की। इसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, कैसा ये कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब आपके आरएएस के कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना बड़ा सेटअप लगा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर उसके बारे में आपको बताएगा कि कौन सा सूटेबल है। लेकिन उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। एक तो उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसमें पानी जो आ रहा है वो आपके रीसर्कुलेशन रेट से मैच करना चाहिए, जो टर्नओवर टाइम है उसके हिसाब से आपका, और उसमें एरेशन की सुविधा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तब आप इन सब प्रॉब्लम से पूरी तरह से बचे रहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा नया। अगर कुछ सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत से टॉपिक हैं आरएएस में जो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।